जी अल्हम्दुलिल्लाह। 36 क्वेश्चन आज हम करेंगे 2900 तक। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द क्लासरूम सेटिंग। कौन सी इसके अंदर एग्जाम्पल नहीं है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, यानी उस तरह के क्लासरूम के अंदर डिफरेंसेस नहीं होते। यानी वो वाली चीज क्लास में सबके लिए एक जैसी होती है, वो वाली चीज क्लास में डिफरेंस नहीं होता। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, देखिए एक क्लासरूम के अंदर ये मुमकिन है कि बहुत सी जबानें बोलने वाले लोग हों। सबका जैसे होता है, हमारे यहाँ भी चंद किलोमीटर के बाद लहजा बदल जाता है। हो सकता है मुख्तलिफ जबानों वाले लोग जो हैं वो क्लासरूम में मौजूद हों। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल बैकग्राउंड या इकोनॉमिक जो है वो स्टेटस उनका, यानी वो गरीब भी हो सकते हैं, अमीर भी हो सकते हैं। तो हर तरह के बच्चे हमारी क्लास में हो सकते हैं। क्लास कैजुअल, जो क्लास का शेड्यूल होता है, जो स्केजुअल होता है, वो पूरी क्लास के लिए एक ही होता है। इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता कि फलां स्टूडेंट के लिए ये होगा और फलां के लिए वो होगा। बल्कि जो टाइम टेबल होता है ये ओवरऑल पूरे कॉलेज का, पूरे स्कूल का होता है। और ये किसी के लिए स्पेशल या किसी के लिए सेपरेट अलग से नहीं बनाया जाता। तो चूंकि नाट की बात की गई है, तो यहाँ पे ये आंसर जो है वो ज्यादा सूटेबल रहेगा। द प्राइमरी पर्पज ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल इज टू, क्योंकि एफपीएससी गाइडेंस एंड काउंसलिंग को बहुत ज़्यादा जो है वेटेज दे रहा है। तो मेरी कोशिश होगी कि आइंदा दिनों के अंदर जो है वो मैं कोशिश करूं कि मैं ज़्यादा सवाल जो है वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग से लूं, ताकि उसकी हमारी प्रैक्टिस हो सके। ये एरिया एफपीएससी जो है वो बाकी जो प्रोवेंसेस की निस्बत ज़्यादा जो है इसको वेटेज देता है। गाइडेंस और काउंसलिंग जो है स्कूल के अंदर, कहाँ बात हो रही है, स्कूल के अंदर। इसका क्या प्राइमरी पर्पस क्या है? इम्प्रूव स्टूडेंट एकेडमिक एंड करियर, की जो स्टूडेंट हैं उनकी एकेडमिक, उनकी एजुकेशन को बेहतर किया जाए और उनके करियर को बेहतर किया जाए, करियर की उनकी बेहतर जो है वो उनकी तरबियत की जाए। डायग्नोज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, कि वो जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं बच्चों को, उस डिसऑर्डर्स हैं, मसाइल हैं, उनको डायग्नोज करना। देखिए स्कूल के अंदर ठीक है, काउंसलिंग और गाइडेंस का एक काम ये भी होता है कि वो उसके अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को वो देखते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्कूल के अंदर। तो स्कूल के अंदर हमारा जो फोकस होता है वो होता है बच्चों की तालीम, एकेडमिक होती है, ठीक है, या उन्हें एक बेहतर करियर के लिए तैयार करना होता है। तो ये वाला आंसर ठीक नहीं होगा। थर्ड है इन्फोर्स स्कूल डिसिप्लिन पॉलिसी, के गाइडेंस और काउंसलिंग का मकसद ये है कि वो स्कूल के अंदर नज्म और ज़ब्त की जो पॉलिसीज हैं उनको इन्फोर्स करवाएं, उनको नाफिज करवाएं। देखिए ये उनका पर्पज नहीं है। गाइडेंस और काउंसलिंग का स्कूल के अंदर पर्पज ये है कि तालीम को बेहतर करें और उनके करियर को बेहतर करने के लिए स्टूडेंट्स की मुआवनत की जाए। ठीक है। टाइप ऑफ काउंसलिंग विच फोकस ऑन हेल्पिंग स्टूडेंट्स मेक इनफॉर्मल डिसीजन अबाउट करियर चॉइस इज, करियर चॉइस की बात हो रही है। ये टाइप ऑफ काउंसलिंग विच फोकस, वो काउंसलिंग की वो टाइप जो एक स्टूडेंट्स की मदद करती है किस में फैसला करने के अंदर, इन करियर चॉइस, इनके उसने कैसा करियर उसका होना चाहिए। अब वो करियर, जो करियर के मुतालिक करेगी वो करियर काउंसलिंग होगी। जो तालीम के मुतालिक करेगी वो एजुकेशनल काउंसलिंग होगी। जो शख्सियत पर्सनैलिटी के मुतालिक करेगी वो पर्सनल काउंसलिंग होगी। तो ये करियर काउंसलिंग जो है वो ज्यादा सूटेबल है। A key component of effective guidance and counseling service is to, यानी गाइडेंस और काउंसलिंग जो है वो इफेक्टिव कौन सी होगी, कौन सी अच्छी गाइडेंस एंड काउंसलिंग होगी। हैव यूनिफॉर्म बिहेवियर स्टैंडर्ड फॉर ऑल स्टूडेंट, क्या ऐसी काउंसलिंग अच्छी होगी, यानी हमारे गाइडर या हमारे काउंसलर ऐसे अच्छे होंगे जो सबके लिए एक यूनिफॉर्म होता है, सबके लिए एक पेडागोजी जो है ना वो जो वेटेज देती है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देती है। वो हर एक को अहमियत देने को करते हैं, यूनिफॉर्म की बात कभी भी नहीं करते। ठीक है। सबके लिए एक जैसा रवैया आपका नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को ज्यादा तवज्जो चाहिए होती है, कुछ को कम चाहिए होती है। हर एक को उसकी जरूरत के तहत उसके हमें फोकस देना होता है। तो यूनिफॉर्म बिहेवियर जो है स्टैंडर्ड फॉर ऑल स्टूडेंट्स,
तो यूनिफॉर्म की को इनकरेज नहीं किया जाता। प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट बेस्ड ऑन स्टूडेंट नीड। हर बच्चे के जो नीड्स है ना, उसको देखते हुए इंडिविजुअल हर बच्चे को इंडिविजुअल सपोर्ट दी जाए, जिसका जिस तरह का मसला है उसको उस तरह की सपोर्ट दी जाए। ये आंसर जो है ना वो ज्यादा सूटेबल लग रहा है। लिमिटेड एक्सेस टू काउंसलिंग सर्विस, कि उनको जो है ना वो एक्सेस काउंसलिंग तक रसाई कम दी जाए, ये तो नहीं बनती बात। द मेजर गोल ऑफ पर्सनल कोचिंग काउंसलिंग in the perspective of educational psychology is to ensure, जो हमारा पर्सनल काउंसलर है साइकोलॉजी के एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर, उसको क्या इंश्योर करना चाहिए? स्टूडेंट अचीव हाई टेस्ट स्कोर। क्या काउंसलर का ये काम है कि वो स्टूडेंट्स को इंश्योर करे कि तमाम स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे नंबर आने चाहिए? मॉनिटर स्टूडेंट अटेंडेंस, क्या काउंसलर का ये काम है कि वो स्टूडेंट की अटेंडेंस को मॉनिटर करे? ठीक है। हेल्प स्टूडेंट डेवलप कॉपीइंग स्ट्रेटजीज आर पर्सनल इश्यूज, कि वो स्टूडेंट्स की मदद करे कि वो कॉपी ऐसी स्ट्रेटजीज को कॉपी करे, ऐसी स्ट्रेटजीज को सीखे, ऐसे तरीकों को सीखे जो उसके पर्सनल जो उसके मामलात हैं उनको, यानी देखिए साइकोलॉजी का लफ्ज आया है ना, तो साइकोलॉजी हमारे मामलात हैं, हमारे इश्यूज हैं, हमारी शख्सियत है। तो वो कह रहा है कि पर्सनल काउंसलिंग का ये काम है कि वो उनके जो पर्सनल इश्यूज हैं ना, उनके अंदर उनको मदद करे कि वो उनको टैकल करने के हवाले से कुछ स्ट्रेटजीज कॉपी करके उसको अपना सकें। Which of the following best describe the role of school counselor in educational psychology? स्कूल काउंसलर का काम क्या है? इन्फोर्सिंग डिसिप्लिनरी एक्शन। देखिए काउंसलर का ये काम नहीं है कि वो स्कूल के अंदर जो है वो डिसिप्लिन को फोकस करे, डिसिप्लिनरी एक्शन जो है यानी कि नज्म ज़ब्त के हवाले से देखे। ऐसे ही है जैसे हम अपने मुल्क की फौज को कहें कि आप आके हमारे सियासी निज़ाम को संभाल लो। टीचिंग कोर एज वेल एज इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, हमें जो बच्चों को जो है वो कोर और उसके एज वेल एज इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, यानी काउंसलर का ये काम है कि वो बच्चों को जो ज़रूरी सब्जेक्ट है वो पढ़ाएं और साथ में इंटरडिसिप्लिन दूसरे जो मज़ामीन है ना और तरह वो भी वहाँ पे पढ़ाए जाए। या सपोर्टिंग स्टूडेंट्स एकेडमिक पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, तो स्कूल काउंसलर का काम ये है कि वो बच्चों की एकेडमिक उनकी ठीक है और उनकी पर्सनल उनकी सोशल डेवलप। देखिए एक बात कि ये वाले सवाल फॉर एग्जांपल मैं नहीं भी आपको करवाता, जो अब तक के ये सवाल मैंने किए हैं काउंसलिंग और गाइडेंस की, अगर ये सवाल मैं ना भी करवाता तो आप बताएं कि आप इन सवालों को खुद से ठीक कर लेते ना, यानी सभी ठीक आंसर बता रहे थे। तो काउंसलिंग एंड गाइडेंस आसान सी है, बस सिर्फ थोड़ा सा आपने उस तहरीर को समझने की कोशिश करनी है और उसके अंदर जब भी उसको जवाब देते होंगे तो आपने उसको ना अपने ज़हन के अंदर कुछ चीज़ें पेडागोजी के अंदर बड़ी कॉमन है कि पेडागोजी कभी चीज़ों को स्कैटर्ड नहीं करती, पेडागोजी कभी डिसइंटीग्रेट नहीं करती, सेग्रीगेशन नहीं करती, पेडागोजी सख्ती नहीं करती, यानी आपने कोई सख्ती नहीं करनी, सबके लिए एक जैसा रूल अप्लाई नहीं कर देना, लोगों को जो है वो ग्रुप से जुदा नहीं करना, सख्ती मतलब इस तरह की कुछ चीजें हैं जो अगर पेडागोजी अगर वो आपके सामने ऑप्शन आए ना तो आप जब थोड़ा गौर फिक्र करेंगे तो आपकी सेंस खुद आपको कहेगी कि यार जो है ना इसका ये वाला सूटेबल बात बन रही है और वही आंसर होगा। ठीक है। और बाकी जो लोग टीचिंग से वाबस्ता है तो वो उनकी थोड़ी जल्दी ज्यादा वो चीज जो है वो समझ आ जाएगी। A key characteristics of an effective counseling program is that, अच्छी खसूसियत क्या यानी कौन सी काउंसलिंग जो है ना वो इफेक्टिव होगी? इट इज टेलर्ड टू द यूनिक नीड्स ऑफ ईच स्टूडेंट। ऐसी काउंसलिंग जो यूनिक नीड है, देखिए यहाँ पे ना मैंने कहा ना पेडागोजी को यूनिक की बात बहुत अच्छी लगती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात बहुत अच्छी लगती है, हर एक के साथ एक जबरदस्त ट्रीट करना, उसकी नीड्स को देखते हुए उसकी डिजायर उसकी इंटरेस्ट को देखते हुए ये बात उसे अच्छी लगती है। तो यूनिक नीड्स ऑफ ईच स्टूडेंट की बात करता है कि क्या अच्छी काउंसलिंग वही है जो हर बच्चे की यूनिक नीड को, जबरदस्त है, ठीक लग रहा है। इट ऑपरेट ऑन ऑन अ वन साइज फिट्स फॉर ऑल मॉडल, जैसे टू पुट योरसेल्फ इन अदर शूज, यानी या हर एक को, सॉरी वो तो और परिवार में, फिट वन साइज फिट्स ऑल मॉडल, इसका मतलब ये है कि आप जो है वो
हर बच्चे को एक जूता नहीं पहना सकते, यानी हर बच्चे के ऊपर एक ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं कर सकते। हर बच्चे का सेम मसला नहीं समझ सकते। हर शख्स का मसला जो है, उसकी परेशानियां जो है वो दूसरे शख्स से मुख्तलिफ हैं। तो ये वाला इन वन फिट्स फॉर ऑल मॉडल ये ठीक नहीं है। इट फोकस ऑन कॉलेज प्रिपरेशन, कि हमारा काउंसलिंग का पर्पज यही है कि वो बच्चों की जो है वो उनकी कॉलेज की प्रिपरेशन करवाए कि हाँ जी आपने कॉलेज में कैसे जाना है, नहीं। Which kind of counseling might help student to improve their study skills and time management? देखिए यहाँ पे कीवर्ड इस्तेमाल हुआ है स्टडी, स्टडी स्किल। तो कौन सी काउंसलिंग होगी जिसके अंदर स्टडी की बात होगी? तो एकेडमिक है। जब जब तालीम की बात होगी तो तालीम वाली होगी। जब जॉब के हवाले से बात होगी तो करियर होगा। जब पर्सनैलिटी की, पर्सनल कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, अपनी जाहिरी बनावट, सूरत, तो चाल चलन, तो ये वाली हमारी पर्सनैलिटी की तरफ आती है, सोचना इस तरह करके ना। तो वो पर्सनल काउंसलिंग की तरफ आ जाएगा। द प्राइमरी रोल ऑफ ग्रुप काउंसलिंग इन द टीचिंग लर्निंग सेटिंग इज टू, जो टीचिंग लर्निंग सेटिंग यानी सीखना सिखाने का जो अमल है, उसके अंदर जो प्राइमरी पर्पस है ग्रुप काउंसलिंग। ग्रुप काउंसलिंग से मुराद ये है कि ऐसे बच्चे जिनका एजेंडा, जिनके मसाइल सेम हो। ग्रुप काउंसलिंग तभी कभी होगी ना, मिसाल तौर पर मेरे चार बच्चे मेरे पास आते हैं, उन चारों का एक ही मसला है, तो फिर उनको जो चारों बच्चों को मैं लेके वो उनकी जो मैं करता हूँ, तो ऐसी को हम ग्रुप काउंसलिंग कह रहे होते हैं। तो क्या ग्रुप काउंसलिंग में क्या होता है जी? एड्रेस इंडिविजुअल एकेडमिक एंड पोटेंशियल नीड के इंडिविजुअल। तो ग्रुप काउंसलिंग है तो ग्रुप काउंसलिंग के अंदर जो है ना वो इंडिविजुअल की बात तो नहीं होगी ना, फिर सभी को इकट्ठी काउंसलिंग कर रहे होंगे क्योंकि मसला जो सबका सेम है। प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन, क्या ग्रुप काउंसलिंग के अंदर पर्पस ये होता है कि बच्चों को बताया जाए कि इम्तिहान जो है वो कैसे आपने हमने देना है, एग्जामिनेशन हमने कैसे, उसके बारे में बताया जाएगा। ये इनेबल स्टूडेंट टू शेयर कॉमन एक्सपीरियंस एंड सपोर्ट ईच अदर। तो ग्रुप काउंसलिंग के अंदर हम उनके कॉमन प्रॉब्लम्स के ऊपर, कॉमन एक्सपीरियंस के ऊपर ही बात कर रहे होते हैं और उनको उसी के लिए कायल कर रहे होते हैं। Which of the following actions verb are alike to measure student learning as per Bloom cognitive level? ब्लूम के cognitive level के अंदर, क्योंकि ये सवाल मेरे लिए नया था, ठीक है, मैं इससे इतना ज़्यादा वाकिफ नहीं था। तो फिर जब मैंने इसके मतलब मुझे पता चला, देखें, एक्शन वर्ब की वर्ब है, एक्शन वर्ब्स की बात हुई है, तो एक्शन के अंदर ना हम एक्शन की बात करेंगे तो उसकी लेवल्स हैं। तो लेवल के हवाले से बात नहीं हो रही, तो एक्शन के हवाले से बात हो रही है, तो ये डिस्टिंग्विश और डिस्क्रिमिनेट होगा, ये एक्शन वर्ब है। मैं अभी भी इसके मतलब कुछ ज्यादा क्लियर नहीं हूँ, मैं इसका मतलब नहीं जानता था, लेकिन जो दोस्तों ने बताया है उन्होंने कहा कि एक्शन वर्ब है। तो एक्शन वर्ब जो होते हैं उसकी, वो हमारे पास ये वाले हमारे पास स्टेजेस हैं, जो कॉग्निटिव की पॉइंट्स है उसके स्टेप्स हैं। तो ये जो डिस्टिंग्विश एंड डिस्क्रिमिनेट है ना, ये एक्शन वर्ब है। अब बाकी आप लोग बेहतर जाने, इसको सर्च करें, मुझे भी क्लियर कीजिएगा। हु इज कंसीडर द पायोनियर ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट? देखिए, करिकुलम के अंदर हमारे पास सबसे पहला जो मॉडल दिया था ना, वो रॉल्फ टेलर ने दिया था 1949 के अंदर। फिर उसके बाद जो है ना वो बात की थी हिल्डा टाबा ने 1962 के अंदर। तो इस तरह करके बाकी लोग जो है ना वो बाद में बात करते रहे। तो सबसे जो ज्यादा है ना वो सबसे पहला वो रॉल्फ टेलर है, ठीक है। रॉल्फ टेलर के जो है वो 4 स्टेप्स थे और हिल्डा टाबा के 7 स्टेप्स थे। Norman Norman I. Webb, who developed the depth of knowledge डॉक जिसे बोलते हैं फ्रेमवर्क, वाज फ्रॉम विच कंट्री? तो ये नॉर्मन आई वेब जो है ये यूएसए का था, और इसने डेप्थ ऑफ नॉलेज का फ्रेमवर्क का कंसेप्ट दिया। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ था उससे, जो कॉग्निटिव डोमेन है ना ब्लूम टैक्सोनॉमी, उससे थोड़ा मुख्तलिफ था। ये कुछ और चीज़ों को जो है वो फोकस करता है, जो मैंने यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे मेंशन कर दी है। बेसिकली इसको होता है कॉग्निटिव प्रोसेस को देखना, कि जो इन्वॉल्व रेदर देन स्पेसिफिक स्किल्स और वर्ब, उसके बजाय जो है वो उसको फोकस करता है कि जो कॉग्निटिव कम्प्लेक्सिटीज होती हैं हमें असेसमेंट के दौरान, उसके ऊपर ये बात करता है, ठीक है।
What does IBCC stand for in Pakistan educational system? IBCC, देखिए ये जो हमारे ना, जैसे हमारे पंजाब के अंदर हर डिवीजन के अंदर एक बोर्ड है, एक तालीमी बोर्ड है, और इसी तरह जो है ना इन सब बोर्ड्स का भी आपस के अंदर ताल्लुक है। यानी इन इंटर बोर्ड्स की मीटिंग होती है, सारे बोर्ड मिल बैठते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि किस डेट को हमने जो है वो पेपर लेना है, क्या कुछ हम नई तब्दीलियां करने जा रहे हैं। तो उनकी जो ना मतलब इन सारे बोर्ड्स के ऊपर एक कमेटी है, यानी इंटर बोर्ड है। इसी तरह इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जब आप अपनी डिग्री की वेरिफिकेशन करवाते हैं, तो आप हायर डिग्री की वेरिफिकेशन HEC से करवा रहे होते हैं, हायर एजुकेशन कमीशन से करवा रहे होते हैं। लेकिन जो आपने सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी है, यानी मैट्रिक और इंटर की ड्यूटी डिग्री की जो वेरिफिकेशन है, वो आप इंटर बोर्ड से करवाते हैं। तो IBCC इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन, ये सारे चेयरमैन बोर्ड के मिल बैठते हैं और बड़े बड़े फैसले करते हैं। तो इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन इसका आंसर होगा। The head of higher secondary school is commonly referred to as higher secondary school। देखिए हमारे पास ना स्कूल के वैसे एक होता है एलिमेंट्री, और एक होता है सेकेंडरी, और एक होता है हायर सेकेंडरी, इस तरह कर। अब हमारे पास वो स्कूल जो एलिमेंट्री स्कूल है, मिडिल स्कूल है, वहाँ आज से पहले तो यही होता था कि अब थोड़ी तब्दीली, पॉलिसियों में तब्दीली आ रही। पहले एक SST वहाँ पे बैठा हेड मास्टर हुआ करता था। फिर उसके बाद जो है फर्दर सेकेंडरी लेवल है, वहां पे भी हेडमास्टर होता था। यानी कि जो एलिमेंट्री लेवल का हेडमास्टर होता है वो 16 स्केल का होता है, SST होता है। जो दूसरा होता है हेडमास्टर, हाई स्कूल का हेडमास्टर होता है, वो 17 स्केल का होता है। वैसे मैं उन स्कूलों को भी जानता हूँ जहाँ 15 स्केल का टीचर भी बैठा है। अच्छा, तो जो सेकेंडरी होता है, यानी जो हमारे पास हाई स्कूल है, उसका हेडमास्टर होता है। और जो हमारे पास हायर सेकेंडरी स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल वो हैं जिनको, जहाँ पे ना 11वीं 12वीं क्लासेस भी लगती हैं, 11वीं यानी हाई स्कूल की क्लासेस भी लगती हैं, 11वीं 12वीं की क्लासेस भी लगती हैं, उसे हायर सेकेंडरी बोलते हैं। तो हायर सेकेंडरी स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है ना, उसे हम उसका जो सरबराह होता है, उसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं। हेडमास्टर 17वें स्केल का बंदा होता है, सीनियर हेडमास्टर जो है ये 18वें स्केल का बंदा होता है, सेक्शन ऑफिसर भी 17 स्केल का होता है। प्रिंसिपल जो होते हैं ये 18 या 19 स्केल, बल्कि 18 भी नहीं, ये 19 स्केल का बंदा होता है जो हायर सेकेंडरी। तो यानी जिन स्कूलों के अंदर 11वीं 12वीं की क्लासेस लगती हैं, उन्हें हम हायर सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं। और उन स्कूलों को का जो सरबराह होता है उसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं। पैनलिज्म इज क्लोजली रिलेटेड टू, ये आइडियलिज्म के ज्यादा नजदीक है, लेकिन ये रियलिज्म के साथ भी इसका ताल्लुक है। क्लासरूम प्रॉब्लम आर यूजली एड्रेस थ्रू, क्लासरूम के प्रॉब्लम किस रिसर्च से एड्रेस किए जाते हैं? हमने बात की थी कि एक रिसर्च है जो क्लासरूम के मसलों के लिए की जाती है, जो टीचर जिसको करता है, जो इमीडिएट प्रॉब्लम को सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए करते हैं, जिसके रिजल्ट्स को हम जनरलाइज नहीं कर सकते, वो एक्शन रिसर्च है। विच आर द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग? हमारे पास रैंडम सैम्पलिंग में चार आती हैं। एक होती है ये रैंडम सैम्पलिंग, दूसरी हमारे पास हो गई वो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब यहाँ देखें स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर आ गया, ये दोनों तो पक्के हो गए रैंडम सैम्पलिंग का। स्नोबॉल और कोटा सैम्पलिंग, ये दोनों जो है ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के हैं। प्रपोजिव और कन्वीनियंस दोनों नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग खुद से ही जो है ना वो नॉन प्रोबेबिलिटी की है। तो रैंडम सैम्पलिंग ये प्रोबेबिलिटी में आता है। तो पहला इसका आंसर जो है ए आंसर वो ठीक होगा। What is the minimum degree needed for the appointment of an assistant professor at the university in Pakistan? पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटियों के अंदर अगर आप वहाँ पे 17 के लिए एज ए लेक्चरर की सीट पे जाते हैं, सॉरी, यूनिवर्सिटी के अंदर जो होता है ना वो स्केल कॉलेज से थोड़ा आगे होता है। मिसाल के तौर पे मैं लेक्चरर हूँ, मेरा स्केल 17 है, और अगर मैं लेक्चरर यूनिवर्सिटी के अंदर जाऊं तो मेरा स्केल 18 होगा। लेक्चरर का स्केल यूनिवर्सिटी के अंदर 18 होता है। अच्छा, मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर आप लेक्चरर की पोस्ट के लिए जाते हैं, उसके लिए आपको MPhil मिनिमम रिक्वायरमेंट है, एजुकेशनल जो आपको जरूरी होती है। फिर उसके बाद ऊपर वाली जितनी पोस्टें हैं उस पे जाने के लिए आप लोगों का PhD होना जरूरी है, यानी आपका डॉक्टर होना। इवन ये लेक्चरर में भी होता है कि आप वहां पे जाते हैं, फिर उसके बाद आप वहीं पे स्टडी शुरू कर देते हैं, स्कॉलरशिप ले लेते हैं, तो आप डॉक्टर बन के आते हैं, तो तब जाके आप जो है वो आगे जो है वो तरक्की कर सकते हैं। ठीक है।
तो पीएचडी जो है वो रिक्वायर है असिस्टेंट प्रोफेसर या इससे ऊपर तमाम सीटों होने की। असिस्टेंट प्रोफेसर की 1900 स्केल हो गया यूनिवर्सिटी में। प्रोफेसर फिर आगे जाएगा एसोसिएट प्रोफेसर 20, और फिर प्रोफेसर 21वां स्केल हो जाएगा। और हमारे कॉलेज साइड पे प्रोफेसर का 20वां स्केल है। विच हैज अ नैरोअर स्कोप, कौन सा है जिसका स्कोप कम है, नैरो है। करिकुलम एक ब्रॉडर टर्म है, बहुत सा कुछ होता है, इंस्ट्रक्शन पढ़ाना भी। टेक्निक जो है ना, कोई एक वक्ती तौर पे किसी काम को करने के लिए बेहतर अंदाज में करने के लिए हम टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। विच वर्ब पेयर इज रिलेटेड टू द कॉग्निटिव डोमेन, कौन सी इसके अंदर कॉग्निटिव डोमेन से ताल्लुक है जिसका। एनालिसिस एंड क्रिएट क्रिएट, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये उसके अंदर ही आते हैं, इसके अंदर आते हैं, क्योंकि नॉलेज, कंप्रीहेंशन, सेंथिस एप्लीकेशन, फिर उसके एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेल्युएशन। तो जो सिंथेसिस को हम क्रिएट भी कहते हैं, तो ये ज्यादा सूटेबल है। लिसन एंड ऑब्जर्व हमने कॉग्निटिव में कहीं नहीं पढ़ा। रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड भी कहीं नहीं पढ़ा। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है, जो कि 1972 से 80 की पॉलिसी के अंदर ऐलान हुआ था, उन 74 के अंदर बनी थी। और 74 के अंदर बनी थी, 21 मई है ना, शायद 21 मई को बनी थी। और 23 मार्च 1970 के अंदर इसका जो है ना वो चेंज कर दिया गया था, इसका नाम जो है वो बदल के अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रख दिया था, जियाउल हक ने रखा था। Which is effective method for data collection in quantitative research। quantitative research, अब केस स्टडी जो है ना ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। फोकस ग्रुप, यानी किसी एक पॉइंट के ऊपर आप कुछ चंद लोग बैठते हैं गपशप करते हैं, तो ये भी फोकस ग्रुप भी जो है वो भी क्वांटिटेटिव नहीं, ये क्वालिटेटिव है। इंटरव्यू मोस्टली क्वालिटेटिव होते हैं, तो सर्वे क्वेश्चन जो है ये क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आएगा। पोर्टफोलियो इज विच टाइप ऑफ असेसमेंट, पोर्टफोलियो कैसी असेसमेंट है। डायग्नोस्टिक, समेटिव, फॉर्मेटिव, बोथ समेटिव, फॉर्मेटिव। देखें जो पोर्टफोलियो होता है ना वो बेसिकली आपके अच्छे कामों का रिकॉर्ड होता है, आपकी कलेक्शन ऑफ वर्क्स होते हैं जो आपने किए होते हैं, आपकी प्रोग्रेस होती है। अब हम उसको आप कहीं भी जाते हैं तो वो प्रोग्रेस अपने दिखाते हैं, तो आगे आपको फर्दर जो है आपको वेटेज मिलती है। तो ये फॉर्मेटेड तो कंफर्म है कि हम इसको देख रहे होते हैं कि ये हाँ जी पिछले पेपर में कितने नंबर थे, अब क्या इस तरह। और सम टाइम ये सबमेटिव भी हो सकती है, लेकिन सबमेटिव होने के इसके चांसेस कम है, जबकि फॉर्मेटिव ज्यादा है। लेकिन बोथ का इसने चूंकि दे दिया है, तो हम फिर इसका सबमेटिव फॉर्मेटिव दोनों की तरफ आएंगे। समय पेरेंट्स वांट टू सीक एडमिशन फॉर देयर चाइल्ड इन द स्कूल, समय के जो वालदेन है वो वांट टू एडमिशन ऑफ देयर चाइल्ड, वो बच्चों अपने बच्चों को स्कूल के अंदर एडमिशन लेके देना चाहते हैं। दिस टाइप ऑफ असेसमेंट फॉर दिस वुड बी, तो ये कौन सी है। देखिए जब आपने किसी बच्चे को किसी क्लास में बिठाना है, तो वो प्लेसमेंट है, यानी किसी क्लास में कहीं दाखिला लेके देना किसी प्रोग्राम के अंदर, या आपका ई कैट है, एम कैट है, या प्लेसमेंट टेस्ट हम इसको बोल रहे होते हैं। इन द ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ऑप्शन शुड बी, हमारे पास जब हम एमसीक्यूज बना रहे हों, तो एमसीक्यूज बनाते हुए हमारे पास ऑप्शन कैसे होने चाहिए। ऑफ वेरिंग लेंथ के सब की जो है वो स्टेटमेंट एक जैसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऊपर नीचे हो जानी चाहिए। ऑफ द सेम लेंथ के उनकी सब की जो स्टेम है वो एक जैसी होनी चाहिए। कंफ्यूजन होनी चाहिए, या क्लियर एंड प्रिसाइज होनी चाहिए। अब कुछ लोगों ने ये जवाब लगाया है, कुछ ने ये लगाया है। मेरा माइंड भी यही कहता है, मेरा दिल भी यही कहता है कि एक ज्यादा अप्रोप्राइट जब स्टेटमेंट आ गई है, कि जाहिर बात है कि हमारे पास जैसे हमने कहा था ना वो कि एक एमसीक्यू की जो स्टेटमेंट है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। अब स्टेटमेंट बड़ी या छोटी होने से फर्क नहीं पड़ता, स्टेटमेंट बड़ी है छोटी है, ये सबकी सेम लेंथ है, वो नहीं मैटर करता। हमारे पास सवाल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो बस जो असल चीज है, असल ये है कि वो क्लियर है, वो समझ आ रही है, प्रिसाइज है। Which of the following is the best strategy for resolving conflicts among टीचर, टीचर्स के दरमियान conflicts को रिजॉल्व करने के लिए क्या करना होगा। तो हमने देखिए हमने कहा था दो तीन चीजें हैं। एक थी मेडिटेट, इग्नोरेंस, इग्नोर था कि कुछ चीजों को इग्नोर करना चाहिए, कुछ रवैयों को। मेडिटेट, दरमियान में उनकी जो है ना वो सालसी करनी चाहिए। और उसके अलावा लिटिगेशन, कानून के मुताबिक जो है वो काम करना चाहिए। इसी तरह एक और टर्म भी थी, लिटिगेशन, मेडिटेशन, और एक और टर्म भी थी इस तरह। तो हमें ना इस तरह करना चाहिए कि जो इज द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट अमंग टीचर दरमियान कन्फ्लिक्ट है ना, तो हमें उनकी जो मेडिटेशन है
वो एक तो उनके दरमियान मेडिटेशन का रोल अदा करना चाहिए, और ओपन कम्युनिकेशन, उनके अंदर खुली गुफ्तगू होनी चाहिए। यानी जिंदगी में बहुत सी लड़ाइयाँ जो होती हैं ना, वो कम्युनिकेशन गैप्स की वजह से होती हैं, जब जो है वो जवाब नहीं दिए जाते। तो एक तो ओपन कम्युनिकेशन हो, ताकि एक दूसरे का नुक्ता नज़र, एक दूसरे की मजबूरी को समझा जा सके। और मेडिटेशन जो है वो यानी उनके दरमियान जो है वो सालसी का किरदार अदा किया जाए। व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ सोलर सोलर टेक्सोनोमी जो है ना वो हमारे पास, इसके पहले 4 लेवल थे, पांचवा जो है ना वो बाद के अंदर शामिल किया था। और इसके जो है वो यूनिस्ट्रक्चरल, मल्टी स्ट्रक्चर, पहले परी है, यूनि, फिर मल्टी, फिर रिलेशनल, फिर एक्सटेंडेड, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्योंकि जैसे वो उसके अंदर फॉर्मल स्टेज जो है वो सबसे एंड पे है, उसी के अंदर एब्स्ट्रैक्ट है। यहाँ पे भी ऐसे ही है, सोलो के अंदर एब्स्ट्रैक्ट है। हाउ मैनी टायर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द एजुकेशन पॉलिसी 2009। 2009 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी ना, इसके अंदर 3 टायर्स की बात की गई थी। यानी एक तीन एजुकेशन की यानी ग्रुप बंदी की गई थी। पहले को कहा गया था कहा गया था एलिमेंट्री, क्या कहा गया था? एलिमेंट्री, ठीक। दूसरे कहा गया था सेकेंडरी, और तीसरे कहा गया था टर्शरी। टर्शरी टर्शरी भी बोलते हैं, मेरे ख्याल हायर एजुकेशन को बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके कहा गया था। इससे पहले हमारे पास प्राइमरी अलग, एलिमेंट्री अलग, सेकेंडरी अलग, हायर कॉलेज तक अलग, फिर उसके बाद अलग। तो बहरहाल ये 3 चीजों के बारे में उसके अंदर बात की। टेरिटरी गलत नहीं है, टर्शरी पता नहीं, शायद ये स्पेलिंग हो, खैर होगी जो भी है। द डिग्री द डिग्री इक्विलेंस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। डिग्री की वेरिफिकेशन कौन करता है? कैड करता है, कैद एजम अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट। कैद एक इदारा है जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग करवाता है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की डोरें जो है वो टीचर ट्रेनिंग की, निज़ाम तलीम को बेहतर करने की, वो कैड के पास है। और इसी तरह कैड से पहले जो है ना वो डीएसडी था, डायरेक्टोरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट कहा बोला जाता था 2002 में, ये ना, उससे पहले पाइट कहा जाता था। तो अभी भी बाकी सब सूबों के अंदर जो उनकी ट्रेनिंग करवाने विधान उनको पार्ट ही अक्सर बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये कैड होता है। नेक्टी होता है, नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। जहाँ जहाँ जिस जिस कॉलेज के अंदर एजुकेशन के प्रोग्राम चल रहे हैं, यानी बीएड, एमएड, एमए एजुकेशन, इसी तरह बीएस एजुकेशन, इस तरह के जो सब्जेक्ट किसी कॉलेज के अंदर चल रहे हैं, तो वहाँ पे जो है वो एक नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है। डॉक्टर नासिर की सुपरविजन के अंदर काम करे। डॉक्टर नासिर जो है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। उसके अंदर जो है वो काम कर रही हैं, और उसका काम ये होता है कि उनकी प्रॉपर जाके उनकी देखना, वो चीज़ें जो एक प्रोफेशनल डिग्री या एजुकेशन करवाने के लिए ज़रूरी है, क्या उनके पास है, उस इदारे के पास। उसके बाद जो है अ, वो उसके बाद जो है उसको एक लाइसेंस देते हैं। तो हमारे कॉलेज के अंदर जो है वो इसको मैं ही डील कर रहा हूँ, नेक्टी को। तो हमारे जो नेक्टी के सेक्रेटरी हैं ना, खालिद खुर्शीद साहब, उन्होंने 13 तारीख को हमारे कॉलेज के अंदर उनका विजिट है, नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल का। और वो हमारे जो कॉलेज के अंदर बीएड प्रोग्राम चल रहा है, उसके मुतालिक तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन है उनको चेक करेंगे, विजिट करेंगे, क्लासरूम को देखेंगे, सारा कुछ। तो वो हमारे फिर जो है वो लाइसेंस देंगे कि हम जो है हमें हमारे बच्चों को डिग्री दी जा सकती है। तो ये नेक्टी है। नया होता है नेशनल अकेडमी फॉर हायर एजुकेशन। जैसे कैड है ना प्राइमरी, ये स्कूल साइड पे, इसी तरह ये नेहा। वैसे तो 2015 से इनइफेक्टिव हो चुकी है, मेरे मेरे सुनने में यही आया है। तो यानी अब ट्रेनिंग जो इंडक्शन ट्रेनिंग है नहीं हो रही। तो जैसे हम लोग भर्ती, हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं है, जब कभी हमने प्रमोट होना तब ट्रेनिंग होगी। शायद कोई आ जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। तो ये नेशनल एकेडमी फॉर हायर एजुकेशन ये उनकी होती है। अच्छा बरल, ये हम उसकी तरफ आते हैं असल, कि डिग्री वेरिफिकेशन जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे है वो कौन करता है? एचईसी करती है, हायर एजुकेशन कमीशन करता है। द कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो नॉलेज को डील करती है, कॉग्निटिव का ताल्लुक दिमाग से है। जी 2002 के अंदर डीएसडी था, 2017 के अंदर जो है वो उसको कैड बनाया गया था। टीचर ट्रेनिंग एट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज इन द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। टीचर ट्रेनिंग कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, यानी हायर एजुकेशन के अंदर कौन करता है? वो नहा करता है, नेशनल एकेडमी फॉर हायर एजुकेशन। टीचर ट्रेनिंग एट कॉलेज, कॉलेज यूनिवर्सिटी, देखे स्कूल साइड पे होता ना तो कैद होता।
कायदे आजम अकेडमी फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट ये स्कूल साइड की है, इसका कॉलेज लेवल से कोई ताल्लुक नहीं है। कॉलेज के हायर एजुकेशन अलग डिपार्टमेंट है। तो एनएचई जो है नेशनल, ये हायर एजुकेशन को ये डील करती है, ये स्कूल को डील करती है। नेक्टी जो है वो ये तो लाइसेंसिंग को डील करती है, ठीक है। एचईसी हायर डिग्री वेरिफिकेशन और ये और उन कामों के अंदर है। पैनलिज्म इज मोस्ट रिलेटेड टू, पैनलिज्म जो है ना, चूंकि एवरलास्टिंग की बात, वो नॉलेज जो बाउंड्री लेस हो, मार्स पास्ट के अंदर की जाने वाली चीजों को ज्यादा अथेंटिक समझते हैं। तो टीचिंग टाइमलेस ट्रूथ, यानी ये कहते हैं कि वो सच्चाई जो अवधि है, जो जो टाइमलेस है, या जिसको बदला नहीं जा सकता, उसके मुतालिक ये बात करते हैं। वोकेशनल प्रोग्रेसिव ये इस तरह की कोई बात नहीं करते। इफ अ स्टूडेंट इज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट और एक्टिवली पार्टिसिपेंट क्लास, द बेस्ट अप्रोच इज टू, अगर बच्चा क्लास के अंदर जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो बेहतर है कि आप बच्चे को क्या करें, उसके बिहेवियर को, वैसे उसको जो है नॉट टेकिंग इंटरेस्ट और एक्टिविटी पार्टिसिपेंट क्लास, तो बेस्ट उसको इंकरेज करें, उसको पार्ट के वो उसको रीइंफोर्स करें, उसको मोटिवेशन करें, उसको सब बाग दिखाएं, ताकि वो क्लास के अंदर एक्टिव हो। एक्शन रिसर्च कौन करता है? टीचर करता है। क्या पर्पज होता है उनका? वो जो वहां पे प्रॉब्लम इंप्रूवमेंट टीचिंग प्रैक्टिस, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो है उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, ना कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं है। पब्लिश स्कॉलरली पेपर सबमिट करवाना नहीं है, तो स्टूडेंट बिहेवियर नहीं है। व्हाट इज द मिनिमम पीरियड इंटर्नशिप रिक्वायर्ड एज पर एचईसी? हम जो ना, जो मैं समझता था पहले, वो मैं 6 वीक समझता था। मैंने, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को जैसे ना बीएड की वर्कशॉप करवाते हैं, और 6 वीक की उनको ट्रेनिंग के लिए कहते हैं। मुख्तलिफ इदारों के अंदर 6 वीक की ट्रेनिंग एक लगती है। लेकिन जो है ना वो, इसका क्या कहा जा रहा है कि ये जो है ना, इसकी 9 वीक जो है वो अथेंटिक आंसर है। 9 वीक आप इसका कर लें। वट वाज अ की थीम ऑफ पाकिस्तान 1992? 1992 का की थीम क्या था? सारी बातें अच्छी थी भाई, इस्लाम भी हो, सोशल भी हो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एथिकल, विमन, सारी बातें अच्छी जो है ना वो डाल दो। ये हर पॉलिसी को ही ऐसे बना देते हैं कि हर चीज अच्छी हो जाए उसके अंदर। सॉरी, फिर ये मैंने करना था यहाँ पे। ठीक है। चलिए, 36 सवाल हमारे हो गए हैं। 36 सवाल ही करने थे, 2900 तक हो गए। कल इंशाअल्लाह जो है वो इससे आगे करेंगे। ओके, यहाँ तक। अब अभी हमारे पास 5 मिनट हैं। किसी को कोई सवाल है तो बता दें प्लीज, पूछ लें। आप लोग को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ये क्लास नहीं है, ये घर ही है। ये व्हाइट बोर्ड घर के अंदर ही लगा हुआ है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा।